नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 21 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। आज आपका एफसीआई एजी 3 का एग्जाम है और इससे पहले हमने एफसीआई एजी 3 वाला वीडियो जो है आप लोग तक पहुंचा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। उससे आपको एक लेवल का पता चलता है कि वर्तमान में एग्जाम के अंदर कौन सी क्वेश्चन घूम रही है, कौन सी टॉपिक ट्रेंड में है। दोस्तों ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए मैं लेकर के आता हूं जिस दिन एग्जाम नहीं होता है, जिनका अभी एग्जाम बाकी है, आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। वो सभी इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक होता है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और वो सभी करेंट इंपोर्टेंट होता है जो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों आपको सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आपका टुडे एग्जाम है वहीं पर दिया जाता है और आज हमने जो है सवेरे सवेरे सारा पीडीएफ अपलोड कर दिया था, तो जाके पीडीएफ भी देख लीजिएगा। एक प्रश्न हमने यहाँ रखा है, जेरमी लालिरी नुंगा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जैसे अभी अभी आपने देखा कि मीराबाई चानू को पूछा कि किस भारतीय राज्य से है। इसके बाद आपका जो है ये मैरी कॉम को पूछा कि किस भारतीय राज्य से है। तो मीराबाई चानू मणिपुर से है जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे जेरमी लालिरुंगा मैं रखा हूँ क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर इन्होंने भी धूम मचाया। तो ये जो है आपका मिजोरम राज्य से यानी आइजोल से संबंध रखता है। और ये कौन सा खेल खेलता है, तो ये भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, ठीक है। और ये 87 केजी वाला वर्ग में इंडिया के लिए 5वां गोल्ड दिलाया था, ठीक है। इंडिया जो है कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर 61 पदक प्राप्त किए थे और चतुर्थ स्थान हासिल किए थे। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके बाद प्रथम स्थान पे जो है इस गेम के अंदर ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक पदकों के साथ प्रथम स्थान पे विद्यमान रहे। अब आपका मिजोरम के बात आ गया है, तो सीएम और राज्यपाल को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो मिजोरम का सीएम वर्तमान में जोरमथांगा है और राज्यपाल जो है श्री हरिबाबू कंभमपति है। श्री हरिबाबू कंभमपति ये साउथ के हैं और जोरमथंगा वहीं से बिलोंग करते हैं, मिजोरम से। तो जोरमथंगा वहां के जो है सीएम है और हरिबाबू कंभमपति कौन हो गया, तो राज्यपाल हो गया। ये राज्यपाल और सीएम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी नॉर्थ ईस्ट से, इसीलिए मैं इसको साथ में ही लेके चला ताकि जो है टाइम न लगे, यहीं पे डिस्कस कर लें। अब कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर भारत का कुछ नजर डाल लेते हैं डाटा पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम स्वर्ण पदक अगर आपसे पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर प्रथम स्वर्ण पदक भारत को किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू। अगर आपको याद हो तो टोक्यो ओलंपिक में भी प्रथम स्वर्ण पदक, माफ कीजिएगा, रजत पदक जो है इन्होंने ही दिलाया था। यानी भारत को प्रथम पदक इन्होंने दिलाया था रजत पदक के रूप में। और जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वहां पे स्वर्ण दिलाया, प्रथम स्वर्ण दिलाया, ठीक है। 23 स्वर्ण पदक सहित भारत जो है 61 मेडल प्राप्त किया और चौथा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा, ये मैं अभी बता ही दिया था। इसमें 23 स्वर्ण है, 16 जो आपका रजत है और आपका जो है 22 ब्रॉन्ज है, ठीक है। प्रथम बार भारत जब भाग लिया था कॉमनवेल्थ में, वो ईस्वी 1934 की होती है और वो गेम आपका लंदन में हुआ था। वैसे इसकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से होती है, लेकिन सेकेंड वाला गेम से भारत भाग ले रहा है। 2022 में आयोजित इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब अंग्रेजी राज में मिलाया। देखिए अवध को हो गया, झांसी को हो गया, सतारा को हो गया, है ना। ये सब आपको जो है ब्रिटिशर्स जो है थे आपका लॉर्ड डलहौजी से राज हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ये क्या कर रहे थे, सभी राज्यों को किसी न किसी कारण बता के हड़प क्या ब्रिटिश राज के अधीन मिला दे रहे थे, ठीक है। तो ये आपका जो है सतारा, सॉरी यहाँ पे क्या है, अवध को जो है 1856 में मिलाया, ठीक है। 1856 में ब्रिटिश के अंदर मिलाया। सतारा को सबसे पहले मिलाया था ये 1848 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका और ये भी पूछा जा चुका और आगे भी पूछे जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी राज हड़प नीति के जनक हैं और लॉर्ड डलहौजी के जो पॉजिटिव काम है भारत के अंदर, ये है रेलवे की शुरुआत, है ना। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को जो है इसी के काल में होता है आपका, लॉर्ड डलहौजी के काल में, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रेलवे जो है इंडिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। VVI करके रखेंगे और 100% पूछे जाएंगे। नहीं पूछा जाएगा तो मेरे से जो बोलोगे ना, मेरे पैसा ले जाना वापस, है ना।
तो यहाँ पे भैया VVI करके रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति जो है 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 2022 में कौन था, तो कोई नहीं था, ठीक है। 2023 में जो है मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे। इसका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। तो इसका नाम भी याद रखेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है, जोजो विडोडो, क्योंकि जो G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है वहां पे अध्यक्षता यही किए हैं। तो इसी के लिए इनका नाम रखना जो है ये अनिवार्य हो जाता है। तो ये सब जो कुछ राष्ट्रपति जो आपका शिखर वार्ता वगैरह से जो चर्चा का विषय बन जाता है, तो उसको याद कर लिया कीजिए, ठीक है। जैसे अभी ब्राजील की राष्ट्रपति जो चेंज हो गया, लूला करके है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2023 में गणतंत्र दिवस पे आज से 3-4-5 दिन के बाद जो आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे आपका फतह अल सीसी। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 78 का संबंध किससे है? तो देखिए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री का जो सूचना प्राप्त होता है ये अनुच्छेद 78 के थ्रू होता है। राष्ट्रपति संबंधित जो अन्य आर्टिकल है इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 का जो ए है या 75 का फर्स्ट कहिए, इसी के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और फिर पीएम के सलाह पे जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। एक बार फिर से समझिए, 75 का एक जो आर्टिकल है इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और फिर प्रधानमंत्री का सलाह लेते हैं अन्य मंत्री को जो है डिप्यूट करने में, और करते कौन है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यवादी को जो है अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति साहब, है ना, आर्टिकल 76 के तहत। और महान्यवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं और वर्तमान में जो है रमनी साहब है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आर्टिकल रख लिया हूँ, 79, 80 और 81। सरलो, इसका नाम आप रख सकते हैं सरलो। 79 से संसद हो जाएगा, 80 से राज्यसभा और 81 से लोकसभा। सरलो जो है 79, 80 और आपका जो है 81 हो गया। 72 जो है ये आपका राष्ट्रपति का क्षमादान से शक्ति की जो है इसमें बताया गया है कि अगर कोई कदाचार सिद्ध व्यक्ति को सजा दिया जाता है तो उसे क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। ये आर्टिकल 72 के थ्रू करता है। अगर आपसे राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में पूछे तो 161 हो जाएगा। आर्टिकल 123 जो है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 143 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाह प्राप्त होता है, परामर्श प्राप्त होता है राष्ट्रपति को, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न हम हिंदी से रखे हैं, न बांस रहेगा न बजेगा बांसुरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो न बांस रहेगा बांस और न बजेगा बांसुरी। तो इस प्रकार से हम तो गांव घर में भी कहते हैं कि जड़ को ही मिटा देना। न कारण होना न कार्य होगा, न कारण होगा न कार्य होगा। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी को मोबाइल से बहुत लगाव हो गया तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल ही लॉकर में बंद कर दिए। अब तो न मोबाइल रहेगा न लगाव रखेगा, है ना, न कारण रहेगा न परिणाम होगा। इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, दिल्ली के किस सुल्तान के समय दक्षिण भारत का विजय किया गया? देखिए, दक्षिण भारत को जो फतेह किया गया ये आपका जो दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के जो आपका गुलाम था ये भी पूछा जाता है, तो मलिक काफूर था, ठीक है। मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम भी थे और सेनापति भी थे। ये बेसिकली एक गे थे, जैसा कि आप पिक्चर में भी देखे हैं, इनको पद्मावत में दर्शाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एसानी यानी जो है सेकंड सिकंदर कहा जाता है, और कहा नहीं जाता, ये खुद को कहते थे, ठीक है, खुद को कहते थे, क्योंकि ये काफी फ्रॉड टाइप का, मतलब फ्रॉडी टाइप का इंसान था, तो खुद को कहते थे क्या, अल्लाह सिकंदर एसानी, दूसरा सिकंदर मानते थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगवाया था, ठीक है। तो ये सब बात रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये खिलजी वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेंडेलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया, फेज 10 में पूछा गया और यहाँ तक कि आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया। तो मेंडेलीव के आवर्त सारणी में जो क्वेश्चन है मतलब जो तत्व है ये आपका 63 था, लेकिन वर्तमान में जो आवर्त सारणी अपने पास है इसमें 118 ज्ञात तत्व हो चुके हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता जो है ये आपका मोसले महोदय हैं, जबकि प्राचीन आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव महोदय था। तो ये सब में कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना आपको लिए पूछ देगा कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 में 91 तो आपका मेटल है और 20 आपका नॉन मेटल है
है ना, और 7 जो है आपका उपधातु है। तो हो गया आपका 118 काउंट करके देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 7 उपधातु हैं इसके नाम आपको जरूर आना चाहिए। उपधातु से हमारा तात्पर्य है कि वैसा तत्व जो न तो धातु है और न ही अधातु है, इन दोनों के मिड वाला गुण रखते हैं, इसे अर्धचालक भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन वगैरह को अर्धचालक कह देते हैं, इसे उपधातु कह देते हैं। ये जो है पीरियोडिक टेबल में 7 है अब तक ज्ञात में। ये बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलेनियम। सिलिकॉन का जो उपयोग है ये आपका जो है चिप वगैरह बनाने में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है। चिप का आविष्कारक भी पूछा गया एग्जाम में, तो जैक किल्बी जो है चिप का आविष्कारक है। और भारत में सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बेंगलोर में है। साइलेंट वैली एक अलग चीज है, वो प्राकृतिक नेचुरल साइट है, ये आपका केरल में है साइलेंट वैली। और सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बेंगलोर में है। दोनों बात को अच्छे से स्पष्ट करके याद रखेंगे। इसके बाद जो आपका ये पोलेनियम है, ये जितने भी ज्ञात तत्व हैं सबसे अधिक समस्थानिक इसी के पास है, 27 समस्थानिक है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है तो 7, और कितने वर्ग हैं तो 18। लेकिन प्राचीन वाले में 7 गो तो आवर्त था लेकिन 9 गो वर्ग था, दोष था। ठीक है, अक्रिय गैस जो है वर्ग 18 में रखा गया है, जो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन होता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक प्रश्न है यहाँ पे, T20 क्रिकेट में 1000 छक्का लगाने का रिकॉर्ड सर्वप्रथम किसने बनाया? दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, है ना। T20 क्रिकेट में सबसे पहले 1000 छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है ये क्रिस गेल के नाम है। अगर क्रिस गेल को और टटोले तो आईपीएल में भी सबसे अधिक छक्का अभी तक लगाने का नाम जो है इन्हीं के नाम है, क्रिस गेल के नाम। ये पंजाब के तरफ से भी खेले हैं। आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये आपका विराट कोहली के पास है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है डेविन ब्रावो। सेकेंड स्थान पे लसित मलिंगा, अच्छा बाल वाला। उसके बाद 3 नंबर पे जो है आपका अमित मिश्रा का स्थान आता है, अभी भी ये कायम रखा है। और चौथा स्थान पे चहल का नाम आता है आईपीएल के अंदर विकेट लेने में। ठीक है, 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी था ईशान किशन, इसे मुंबई ने खरीदा था। और 2023 के जो 16वें आईपीएल होने को है इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन को चुना गया है, जिसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद पिछले आईपीएल के डाटा से थोड़ा सा झांके तो विजेता गुजरात, उपविजेता राजस्थान रहा था। और पर्पल कैप और जो आपका ऑरेंज कैप है, तो ऑरेंज कैप बटलर को और पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया था। ठीक है, 10 टीम ने भाग लिया था। 2 नया टीम था आपका, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न हमारा, सरस्वती साधना योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है या फिर इस राज्य की प्रमुख योजना है? तो देखिए, सरस्वती साधना योजना जो है ये गुजरात सरकार का एक पहल है। ये आपका शुरुआत किया था 2019 में। इस योजना के तहत जो मतलब छोटे जाति के जो लोग होते हैं उनके जो बच्चियां स्कूल जाती है, तो मिडिल जो स्कूल होता है उससे ऊपर जो हाई स्कूल होता है यानी 9th और 10th क्लास में, तो साइकिल वितरण इसी योजना के तहत वहां पे किया जाता है, सरस्वती साधना योजना। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। वहां पे अंबेडकर आवास योजना भी चलाया जा रहा है गुजरात राज्य में, साथ साथ झारखंड में भी चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर आवास योजना काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, खास करके जो विधवा है उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है अंबेडकर आवास योजना झारखंड के अंदर। ठीक है, अगला इस योजना के तहत यही चीज मैंने बताया, यही यहाँ पे लिखा है। गुजरात राज्य से आपको काफी क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो कुछ इंपोर्टेंट चीज है, जो साइट है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। डांडिया नृत्य आपका गुजरात का है। उत्तरायण त्योहार जो मकर संक्रांति को ही गुजरात में कहते हैं, ये भी आपका गुजरात से हो गया। पर्यूषण त्योहार ये जैन धर्म के सबसे बड़ी त्योहार है, ये भी गुजरात में होती है। पालिताना का जैन मंदिर ये भी गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये भी गुजरात में है। धौलावीरा का हड़प्पन साइट ये भी गुजरात में है। साथ ही साथ जो नमक अनुसंधान केंद्र है भावनगर, ये भी गुजरात में है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। गिर नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। अगला प्रश्न हमारा, सुएज नहर के निर्माणकार वास्तुकार कौन थे? देखिए, सुएज नहर के निर्माण कर्ता में जो है फर्डिनेंड डे लिसेप्स को माना जाता है, मतलब मुख्य वास्तुकार, है ना। इसके बाद सुएज नहर का निर्माण जो है 1859 में स्टार्ट हुआ था, 1869 में बन के तैयार हुआ था। टोटल लंबाई 164 किलोमीटर है और ये काफी आर्थिक दृष्टि से काफी ही मतलब जो आपका समृद्ध नहर है। ठीक है, इसकी राष्ट्रीय 1956 में कर्नल नासिर के द्वारा कराया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सुएज नहर किसको जोड़ता है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है। पनामा नहर का निर्माण जो है 1914 में हुआ था। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। भारत के किस काल को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69 तक जो सालाना योजना प्रस्तुत किया गया उसे योजना अवकाश का काल कहा जाता है, क्योंकि भारत के पास बजट घट गया था, 5 साल की योजना बनाने हेतु पैसा नहीं था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई तो साल साल भर की योजना चलाया गया 3, तो इसे ही योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक
ठीक है। ये जो है आपका तीसरी पंचवर्षीय और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच की बात है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही खत्म हुआ तो चौथा पंचवर्षीय योजना लागू ही नहीं हो पाया और 66 से लेकर 69 तक जो है आपका इसी प्रकार का सालाना वाला योजना चलाया गया, तो इसे ही योजना आपका नाम दे दिया गया। ठीक है, पंचवर्षीय। इसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय, यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछ देते हैं 1951 से 56 होगा, और दूसरे का पूछ दे तो 56 से 61 होगा, और तीसरे का पूछ दे तो 56 से 61 से 66 होगा। लेकिन जो है 66 में जैसे ही समाप्त हुआ तो अगला बना ही नहीं, आपका योजना आपका आ गया 3 साल के लिए। इसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना जो है आपका 69 से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम का मॉडल पूछे तो हैराल्ड डोमर, दूसरा का पूछे तो पीसी महालनोबिस, तीसरा का पूछे तो चक्रवर्ती, गाडगिल या सुब्रमण्यम मॉडल। आप पहला का पूछे किस पर था तो कृषि पर आधारित, दूसरा को भारत भारी उद्योग को बल दिया गया। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। गरीब उन्मूलन का जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन होता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो पहला दूसरा के समय जो है आपका पीएम जो है जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 12 साल तक जो है पीएम के पोस्ट पे रहे थे, है ना। अभी तक जो है सबसे अधिक दिन तक पीएम लगातार रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अब हो सकता है कि कोई ब्रेक कर दे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, हो सकता है, क्योंकि इस देश में बहुत जो है भाई अंधभक्त की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।